नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA सेकंड सेमेस्टर डिस्टेंस साइंस का असाइनमेंट के ऊपर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को असाइनमेंट से रिलेटेड कुछ गाइडलाइन बता देता हूं जो NMIMS ने बनाकर आपको दिए हैं। पहला तो ये कि आप अपना असाइनमेंट किसी को शेयर मत कीजिए। आपको अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाना है। आपके असाइनमेंट में 1% भी कॉपी आएगा तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। दोस्तों आप अपने असाइनमेंट में अगर किसी तरह का पिक्चर यूज़ कर रहे हो तो वो पिक्चर नॉन कॉपीराइट यूज़ कीजिए, और पिक्चर मेरे सजेशन में अगर यूज़ ना करो तो ज़्यादा बेटर है। किसी तरह का लिंक शेयर कर रहे हो तो वो अभी के अभी बंद कर दीजिए, लिंक शेयर मत कीजिए। अब बात करते हैं किस तरीके से हम लोग स्कोर करेंगे और आंसर किस तरीके से लिखेंगे। दोस्तों बेसिकली आंसर लिखने के दो पैटर्न होते हैं। अगर आप लोग थ्योरी पैटर्न में लिख रहे हो तो आपको इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन लिखना है, और अगर न्यूमेरिकल दे रहे हो तो इंट्रोडक्शन, कैलकुलेशन और कंक्लूजन लिखना है। इस तरीके से अपने आंसर्स को आपको देना है। अब यहाँ पे बात करें कि जो 1000 वर्ड है उसको कैसे कवर करें और 500 वर्ड है वो कैसे कवर करें। तो 1000 वर्ड के लिए आप लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हो, मैक्सिमम 1100 वर्ड लिखना, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखना, क्योंकि कम लिखने से आपको नंबर ऑब्वियसली कम मिलेगा और ज़्यादा लिखने से आपका नंबर उसमें नहीं मिलेगा ज़्यादा वाला पे। अब बात करते हैं 500 वर्ड के लिए, तो 450 वर्ड आप लोग मिनिमम लिखेंगे और 550 वर्ड मैक्सिमम लिखेंगे, लेकिन इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिएगा। अब बात करते हैं कि किस तरीके से हम लोग लिखें और कौन सा फॉन्ट यूज़ करें, कौन सा फॉन्ट साइज़ रखें, अगर किसी सेंटेंस को हाईलाइट करना है या सेंटेंस गैप देना है तो कितना दें। तो आप लोग को एरियल और या फिर टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करना है, जो आपको पहले से बता दिया गया अपने क्वेश्चन पेपर में। जो फॉन्ट साइज़ 12 होना चाहिए, इससे ज़्यादा बड़ा और इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना है आपको। और आपको किसी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए सिर्फ बोल्ड करना है, किसी कलर का यूज़ नहीं करना है। और आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट कि आप लोग सेंटेंस गैप दे सकते हो, जो मेंशन तो नहीं है लेकिन आप लोग सेंटेंस गैप दोगे तो आपका असाइनमेंट देखने में काफ़ी ज़्यादा बेहतर लगेगा। और वो 1.5 का अगर गैप देते हो तो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में आपका असाइनमेंट, और आपको हो सकता है उसमें नंबर भी अच्छा स्कोर करने को मिल जाए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे और टिप्स थे जो आपको असाइनमेंट प्रिपेयर करने में और स्कोर करने में हेल्प करेगा। तो अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आज के क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। तो दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे ये बोला गया है कि बैड गम्स मे मीन अ बैड मूड, यानी कि एक कोई बीमारी है जिसको हम लोग बैड गम्स से समझते हैं, वो गम जो है वो बैड मूड को इंडिकेट करता है। रिसर्चर डिस्कवर्ड दैट 85% ऑफ पीपल हु हैव सफर्ड अ बैड मूड हैड पीरियोडंटल डिजीज़। जो 85% ऑफ पीपल है पूरे वर्ल्ड वाइड में, रिसर्चर्स ने ये डिस्कवर किया है, 85% of people who have suffered a bad mood had periodontal disease। जो लोग बैड मूड से सफ़र करते हैं उनको एक डिजीज़ ज़रूर रहता है, वो होता है पेरियोडंटल डिजीज़ नाम का। एंड इन्फ्लेमेशन ऑफ द गम्स, अब ये इन्फ्लेमेशन हो रहा है, गम बढ़ रहा है। Only 29% ऑफ हेल्दी पीपल हैव दिस डिजीज़, सिर्फ 29% ऑफ हेल्दी पीपल जो है इस डिजीज़ का शिकार है। सपोज दैट इन अ सर्टेन कम्युनिटी, सपोज कीजिए कि एक किसी कम्युनिटी में ये बैड मूड्स नहीं है, बहुत रेयर देखने को मिलता है। ऑकरिंग विथ ओनली 10% प्रोबेबिलिटी, अगर हम लोग माने तो इसको हम लोग 10% कह सकते हैं कि अगर 100 लोग हैं, जहाँ पे 100 लोगों का कम्युनिटी है, वहाँ पे बस 10 लोगों में ही ये बैड मूड का प्रॉब्लम डिजीज़ देखने को मिलता है। इफ़ समवन हैज़ पीरियोडंटल डिजीज़, अगर किसी को ये डिजीज़ है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी विल हैव अ बैड मूड। तो अगर किसी को ये डिजीज़ है तो क्या इसका प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि उसको बैड मूड भी है। ड्रॉ द ट्री डायग्राम फॉर द अबव प्रॉब्लम, हैंड रिटन ट्री डायग्राम प्रोहिबिटेड। ओके, तो आपको यहाँ पे नोट ये दिया गया है कि ड्रॉ द ट्री, आपको एक ट्री डायग्राम डेवलप करना है जो भी आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिया हुआ है उसके बेस पे, और वो ट्री डायग्राम जो होगा वो हैंड रिटन होगा, आपको कहीं से भी बनाना नहीं है, मतलब कि किसी भी सिस्टम का यूज़ नहीं करना है। यहाँ पे हैंड रिटन डायग्राम आपको बनाना है और उसका फ़ोटो लेकर अपलोड करना है, मतलब कि पेस्ट करना है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक ट्री डायग्राम बनाकर। तो ट्री डायग्राम का जो क्वेश्चन होता है हर साल आता है, हर साल हर साइकिल में आता है, उसका कुछ प्रॉब्लम्स चेंज होते रहते हैं, कभी इससे रिलेटेड पूछता है, कभी उससे रिलेटेड पूछता है। तो ट्री डायग्राम सबसे इजी
क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टी डायग्राम के साथ आपको ये आंसर्स को बताने हैं। तो इसका मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है ई बुक और हार्ड बुक दोनों का। लेकिन दोस्तों इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये सजेस्ट कर रहा हूँ कि डिसिजन साइंस अगर मैं आपको सिर्फ पेज रेफरेंस दे दूँ तो वो सिर्फ समझ में नहीं है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आपको डिसिजन साइंस का हर एक चैप्टर अच्छे से डिटेल्स करके समझना होगा। इससे आपका असाइनमेंट भी बनाने में आपको मदद मिलेगा और आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में भी मदद मिलेगा। तो डिसिजन साइंस का क्लासेस को अटेंड कीजिए, अच्छे से अटेंड कीजिए। अगर आपको आपका क्लास समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे साइकिल में क्लास अटेंड कीजिए या फिर यूट्यूब अलग अलग सोर्सेज पे जाके क्लास को समझिए। डिसिजन साइंस क्या होता है, स्ट्रैटेजिक डिसिजन साइंस क्या होता है। उसके बाद फिर आप लोग स्टैटिस्टिक्स को समझने के बाद उसे प्रैक्टिस कीजिए एक्सेल के अंदर हैंड रिटन, ताकि आप उसे और ज़्यादा क्लियर कर सको और आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सको। क्योंकि डिसिजन साइंस का एग्ज़ाम वाकई में टफ होता है और काफ़ी सारे बच्चे इसमें कॉपी केस भी उनको मिल जाता है और बैकलॉग भी मिलता है। तो ध्यान रखिए कि आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से समझो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया उसको किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने के लिए आपको वो पूरा का पूरा चैप्टर अच्छे से समझना होगा। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके भी अपने उस प्रॉब्लम को समझ सकते हो कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रहा है। तो मैंने ई बुक का यहाँ पे रेफरेंस दे रखा है, हार्ड बुक का भी रेफरेंस दे रखा है। ई बुक के अंदर मैंने बस आपको एक टॉपिक बता दिया, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी, कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से काम करता है, प्रोबेबिलिटी ट्री कैसे बनाया जाता है। उसी के अंदर आपको हर एक डिटेल मिल जाएगा। आपको अच्छे से पढ़ना है, पढ़ने के बाद उसे समझाना है, समझा कर आपको अपना प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है। तो ई बुक के अंदर हम लोग चलते पेज नंबर 11 में, 111। तो यहाँ पे ई बुक के अंदर 111 में हम लोग आते हैं, जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोबेबिलिटी के बारे में बताया गया है। जहाँ पे उसका एक्सपेरिमेंट है, इवेंट है, एलिमेंट्रीज है, कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, किस तरीके से हम लोग उसे डेवलप करते हैं। सैम्पल ये दिया हुआ है, देखिए ये होता है प्रोबेबिलिटी ट्री। इसी तरीके से आपको अपने ट्री को डेवलप करना है। आप लोग को अगर NMIMS का बुक में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है, समझने में मुश्किल हो रहा है, तो आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करके अपने प्रोबेबिलिटी ट्री को समझ सकते हो और उसे डेवलप करके अपना आंसर को बना सकते हो 1000 वर्ड के लिए। तो यहाँ पे मैंने आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व करने की कोशिश की है। होप आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि आपको किसी भी आप वीडियो में चले जाओ आपको सेम चीज़ बताने वाला है। क्योंकि डिसिजन साइंस जो होता है कुछ ऐसा कन्फ्यूजिंग और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट हम लोग कह सकते हैं, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट में से एक है जिसको समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो आप लोग अगर इस पर फोकस देते हो, थोड़ा ध्यान देते हो, तो आप लोग इसे सॉल्व कर पाओगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बताया गया कि यूजिंग MS एक्सेल, आपको MS एक्सेल का यूज़ करके रिग्रेशन मॉडल को बताना है कि रिग्रेशन मॉडल कैसा होता है। आपको कुछ चार्ट दिया गया है, कंसीडर इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, जो आपके क्वेश्चन में दिया गया है। दोस्तों ये वीडियो बनाने से पहले मैं जो डिफरेंट ग्रुप्स में हूँ NMIMS के, अनऑफिशियल और ऑफिशियल, उन दोनों जगह पे मैंने अपना अपडेटेड कहा था कि कोई अगर डिसिजन साइंस का क्वेश्चन है अपडेटेड वाला तो मुझे प्रोवाइड कर दो, क्योंकि मुझको क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है और मुझको क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रहा था। तो लेकिन उस बीच मुझको किसी ने भी कहीं से भी हेल्प नहीं की है और मुझको कोई भी अपडेटेड क्वेश्चन नहीं मिला है। इसीलिए मैं उसी क्वेश्चन को फिर से यहाँ पे बता रहा हूँ, जो हो सकता है सही हो, अपडेटेड इसमें कुछ भी ना हो, ये पूरा सही हो। और अगर आपको फिर से डाउनलोड करने के बाद अगर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन में थोड़ा सा अपडेट है, तो आप लोग मुझसे ज़रूर कनेक्ट होइएगा, क्योंकि जब मैंने मांगा इसका प्रिपरेशन के लिए तो मुझको किसी ने भी कहीं से भी हेल्प नहीं की है डाउनलोड करके। तो मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो मेरे पास ऑलरेडी पहले से थे इन द सेंस कि जून साइकिल का ही जो नया रिसेंट में निकला उसी क्वेश्चन को है। लेकिन क्वेश्चन कई बार जो होता है वो अपडेट भी हो जाता है, क्योंकि कुछ चेंजेस रहते हैं, कुछ गलत कर दिया है किसी ने, मैनेजमेंट से कुछ गलती हो गई है, तो उन सभी को ठीक ठाक करके फिर से वो लोग अपडेट करते हैं। तो वो अपडेटेड फाइल नहीं है मेरे पास, ये फर्स्ट डाउनलोडेड फाइल है मेरे पास। तो ये क्वेश्चन मेरे पास यही है कि इसके अंदर आपको एक टेबल दिया हुआ है, आपके पास जो क्वेश्चन पेपर है उसके अंदर आपको एक टेबल, एक डेटा दिया हुआ है, जहाँ पे एक तरफ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स लिखा हुआ है और एक तरफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ पोस्ट पर डे। तो आपको अब वहाँ पे रिग्रेशन मॉडल उसका कैलकुलेट करके बताना है, उसको इंटरप्रेट करना है एक्सेल टेबल के अंदर, और साथ में आपको उसका इंटरप्रेशन और फिटिंग मॉडल को भी कंक्लूड करना है। तो इसके अंदर यही चीज़ बताया गया है। तो इसका पेज रेफरेंस भी मैंने दे रखा है। तो आपको यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना होगा, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, और इसमें भी बता रहा हूँ कि आपको डिसिजन साइंस का हर एक क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर पढ़कर ही आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दे पाओगे। और एक्सेल का बात है तो एक्सेल जिसको नहीं आता है बिल्कुल भी,
वो लोग को मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको MS एक्सेल सीखना एडवांस लेवल पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग अगर लेक्चर भी अटेंड नहीं कर रहे हो डिसेंट साइंस का तो ये बहुत गलत है। आप लोग को डिसेंट साइंस का लेक्चर अटेंड करना होगा अगर आपको क्लियर करना है तो। अगर आपको क्लियर नहीं करना है कि नहीं चलेगा, मेरे को कोई भी मार्क्स आ जाए, तो फिर आप लोग जैसे तैसे अपना पेपर दे सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर आपको डिसेंट साइंस समझना है, आगे जाके डेटा साइंटिस्ट बनना है, डेटा एनालिस्ट बनना है, फिनेंस एनालिस्ट बनना है, तो आपको MS एक्सेल और डिसेंट साइंस, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं, वो अच्छे से आने चाहिए। तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको आगे हेल्प करेगी करियर अपॉर्चुनिटी के लिए। तो यहाँ पे पेज रेफरेंस मैंने दे रखा है 277 पेज से लेकर 298 पेज। तो हम लोग अपने ई बुक के अंदर चलते हैं 277 पेज में। 277 पेज में हम लोग चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को पूरा चैप्टर 7.1 से लेके 298 पेज तक पूरा पढ़ना है और पढ़कर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। 277 पेज से लेके 298 पेज तक के जितने भी डिटेल दिए गए हैं, आपको अपने एक्सेल सीट के अंदर कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है जो आपका रिग्रेशन मॉडल को बताता है। कुछ इस तरीके से आपका रिग्रेशन मॉडल दिखे जब आपका आंसर निकलेगा। ये सही नहीं है, आप लोग इसे ही कॉपी पेस्ट मत कर देना, क्योंकि मैंने दिखा दिया तो आप लोग इसे सर्च करके कॉपी पेस्ट कर दोगे, ऐसा नहीं चलेगा। आप खुद से डेवलप करना है और उसके कुछ सेटिंग्स होते हैं, उन सेटिंग्स को डेवलप करने के बाद ही आपको ऐसा सीट या ऐसा टॉपिक आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ये सभी चीज़ें अच्छे से समझनी है, कैसे होता है, क्यों करते हैं, हर एक चीज़ आपको डिटेल में जानना है, तभी जाके आप क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व कर पाओगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 मैंने आपको बता दिया किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पे आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए जिसमें 500 वर्ड्स ईच लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको ये दिया है कि एक 1000 लाइट बल्ब्स है, एक लाइट है विथ अ मीन लाइफ ऑफ 120 डेज, जिसका मीन लाइफ 120 डेज का है, आर इंस्टॉल्ड इन ए न्यू फैक्ट्री, जो एक न्यू फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल्ड किया गया है, एंड देयर लेंथ ऑफ लाइफ इज़ नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विथ स्टैंडर्ड डिविजन ऑफ 20 डेज, और जिसका हम लोग नॉर्मली लेंथ ऑफ लाइफ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट किए एक स्टैंडर्ड डिविजन के हिसाब से 20 डेज का। इफ़ इट इज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस ऑल द बल्ब्स टुगेदर, अगर हम लोग को डिसाइड करते हैं कि ये सारे बल्ब्स को रिप्लेस करते हैं एक साथ, एक दूसरे के साथ, व्हाट इंटरवल शुड बी अलाउड, तो कौन सा इंटरवल शुड अलाउ होगा बिटवीन रिप्लेसमेंट, जो हम लोग रिप्लेसमेंट करें तो उसमें कितना इंटरवल अलाउड है। इफ़ नॉट मोर देन 10%, अगर वो अलाउड 10% से ज़्यादा नहीं है, 10% तक है, तो व्हाट शुड एक्सपायर बिफोर रिप्लेसमेंट, तो 10% जो है वो कब एक्सपायर हो रहा है रिप्लेसमेंट से पहले। नोट, यू आर नॉट सपोज टू यूज़ एक्सेल, आपको एक्सेल का यूज़ नहीं करना है, या फिर दूसरा कोई भी सॉफ्टवेयर जहाँ से आप ये कैलकुलेशन कर सको उस चीज़ का यूज़ नहीं करना है। विदाउट उसका यूज़ किए आपको आंसर्स को लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक डेटा दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे आपसे ये पूछा गया है, कैलकुलेट द एवरेज एज ऑफ माइग्रेंट्स फॉर बोथ द कैटेगरीज ऑफ जेंडर एंड राइट योर इंटरप्रिटेशन। आपको एवरेज एज ऑफ माइग्रेंट्स को कैलकुलेट करना है। आपको एक डेटा दिया गया है जहाँ पे जेंडर और उसके एजेस दिए गए हैं, ग्रुप ऑफ एजेस, जिसको आपको समझ के उसको इंटरप्रेट करना है। तो ये क्वेश्चन मेरे को जहाँ तक लगा कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, तो इसका भी पेज रेफरेंस आपको दे रखा हूँ मैंने। आपको दोनों एक ही चैप्टर से देखने को मिलेगा, दोनों के सॉल्यूशंस, लेकिन यहाँ पे वही बात हो रहा है कि आपको पूरा का पूरा चैप्टर फिर से पढ़ना पड़ेगा। ये चैप्टर नंबर 3 है, 58 पेज से लेकर 94 पेज नंबर तक आपको पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा और पढ़कर इसे सॉल्व करना पड़ेगा मैनुअली। आप किसी भी एक्सेल का यूज़ नहीं कर सकते हो कहीं भी, तो ये मैनुअली आपको करके सॉल्व करके देना होगा, जिसका चैप्टर का नाम है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। और एक्सटर्नल सोर्सेज का भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आपको चैप्टर नंबर 3 समझ में नहीं आ रहा आपके बुक का, तो फिर आप लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे हम लोग मीन मीडियन मोड को समझते हैं, वो चीज़ आप लोग 1 बाय 1 समझ सकते हो। मीन मीडियन मोड के ऊपर मैंने अपना एक एक्सेल का वीडियो भी बनाया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग मेरे स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट पे जाके, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के प्लेलिस्ट पे जाके उस लेक्चर्स को देख सकते हो, समझ सकते हो, जहाँ पे मैंने हिंदी में ही समझाया है कि स्टैटिस्टिक्स मीन मीडियन मोड हम लोग कैसे एक्सेल के अंदर कैलकुलेट करेंगे। आप लोग सेम उसी तरीके से अपने मैनुअली अपने हार्ड बुक में भी, हार्ड कॉपी में भी कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे आप लोग कैलकुलेट करोगे। तो यहाँ पे आपको पेज रेफरेंस मैंने दे रखा है 58 पेज नंबर में पर चलते, वरना आप बोलो कि मैंने पेज नंबर पे बताया लेकिन लेकर नहीं गया। तो आपको पेज नंबर 58 के अंदर ये पूरा डिटेल आपको पढ़ना पड़ेगा। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, अंडरग्राउंड डेटा, हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझना होगा। मोड, मीडियन मोड,
मीडियन, मीन, हर एक चीज़ आपको समझना होगा, तभी जाके आप सॉल्व कर पाओगे दोनों के दोनों क्वेश्चंस को, वरना नहीं कर पाओगे। तो आपको ये सॉल्व करने के लिए आपको बुक भी पढ़ना पड़ेगा, एक्सटर्नल सोर्सेस में भी ध्यान देना होगा, टाइम देना होगा, और लेक्चर्स तो अटेंड करने ही पड़ेंगे। तो ये पेज नंबर 58 से लेकर 98 तक है। आप लोग यहाँ तक पूरा ये डेटा को अच्छे से पढ़िए, जहाँ पे आपको बाद में सॉल्यूशंस भी दिए हुए हैं, लेकिन वो सॉल्यूशंस एक एग्जांपल्स हैं। तो ये पूरा आपको समझना है किस तरीके से कैलकुलेट हो रहा है, क्या क्या चीज़ें हम लोग इसमें डेवलप कर रहे हैं। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3A और B भी मैंने आपको बता दिया कैसे कैसे आप लोग सॉल्व करोगे। तो दोस्तों, आप लोग को अगर मेरे वीडियो से कुछ वैल्यूएबल लगा तो आप लोग चैनल को फॉलो कीजिए। आपका एक छोटा सा स्टेप हमारे चैनल पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। वीडियो पूरा देख लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।